नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी निकाय चुनाव से जो जुड़ी हुई है, आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें लग रही हैं। सपा ने बीजेपी सांसद पर इस दौरान आरोप भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में गुरुवार को मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को बताया कि 11 मई को प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अमेठी सहित 38 जिलों में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। तो निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है दूसरे चरण के शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। वहीं मनोज कुमार चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने कहा है कि 11 मई को प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अमेठी सहित कुल 38 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामात इस दौरान प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के बीजेपी सांसद पर आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है सजग हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है आज सुबह से 7 बजे से शुरू हो चुका है। बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात, अमेठी, कानपुर नगर, बरेली, बदायूं सहित कुल 38 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, निकाय चुनाव को लेकर हमीरपुर में क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल अलका, बता दूं हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो लगभग अभी के अपडेट में 12% के अनुमानित जो है मतदान जो है हो चुके हैं। फिलहाल जो है सार्वजनिक जो सेंसिटिव एरिया है उन पर जो है ज्यादा ड्रोन के तहत जो है निगरानी बराबर जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अलका, सत्यम, पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में अक्सर भगदड़ और मारपीट की खबरें सामने आती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अलका की पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जो है हमीरपुर जनपद में बराबर जो ड्यूटी है वो पुलिस की तैनाती की गई है और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है हमीरपुर जिला प्रशासन ने किए हुए हैं। अलका, सत्यम, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि कई जगह पर पिंक बूथ की भी बात सामने आ रही है, तो क्या हमीरपुर में भी इस तरीके की कोई व्यवस्था महिला मतदाताओं के लिए की गई है? बिल्कुल अलका, बता दो हमीरपुर में भी कुछ केंद्र बनाए गए हैं जिनमें जो है सखी बूथ, पिंक बूथ करके जो है बूथों का जो है इस बार जो है नए तरीके से जो है देखने को मिल रहा है कि जो बूथ है पहले जो है नॉर्मल तरीके से जो है महिलाएं और पुरुषों के लिए होती थी। बावजूद अभी फिलहाल में मौजूदा स्थिति में जो है केंद्र बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जिनमें जो है सखी बूथ करके जो है पिंक बूथ, 2 नाम दिए गए हैं। उनमें जो है महिलाओं के लिए भी काफी इंतजाम और सुरक्षा के दृष्टिगत भी जो है काफी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अलका, सत्यम, मतदाताओं का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है किसके बीच जो है टक्कर होती हुई नजर आ रही है? फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी
क्योंकि हर जगह पर मैं आपको बता दूं, सदर की बात करूं तो सदर में सपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं सुमेरपुर की बात करूं तो सुमेरपुर में बसपा और भाजपा के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं मौदहा की बात करूं तो मौदहा में बसपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल अब ये 13 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये जो ताज है वो किसके सर पर मिलता है। ये एक देखने वाली बात होगी। अलका, सत्यम, निकाय चुनाव जो है कहीं ना कहीं से जोड़कर लोकसभा चुनाव और के तौर पर भी देखा जा रहा है। हर पार्टी जो है अपनी तरीके से दमखम लगाने की बात कर रही है, तो कितना असर जो है ये निकाय चुनाव जो है आगामी चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? क्या तस्वीरें जो है वो पेश होंगी इस चुनाव से आगामी चुनाव को लेकर? बिल्कुल आपका बता दूं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव ही आने वाले लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं निर्णय करेगा। और साफ तौर से फिलहाल में मौजूदा स्थिति की बात करूं तो हमीरपुर जनपद में जो भाजपा है, भाजपा की कहीं ना कहीं जो डगमगाहट है वो देखने को मिल रही है। सत्यम, क्या अभी तक किसी तरीके की अप्रिय घटना कोई सामने आई है पोलिंग बूथ पर या मतदान को लेकर? अलका, अभी फिलहाल में अभी मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है और ना ही अभी तक ऐसा सामने आया हुआ है। फिलहाल हमीरपुर का जिला प्रशासन जो है बराबर अलर्ट मोड पर है और बराबर जो है निगरानी और भारी पुलिस बल जो है बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। अलका, बिल्कुल सत्यम, नजर बनाए रखिएगा निकाय चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए हमीरपुर की। तो निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सुधाकर सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधाकर, गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके की स्थिति बन रही है? अलका जी, मैं बताना चाहूंगा आपको जी, जो है 10% मतदान हो चुका था जी, और यहाँ पर जो है तो राजनीतिक दलों में झड़प भी हुई है जी, विधायक नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी से हैं जी, और असद अली मुखिया जी, सत्ता नेता जो है, जी। दोनों के बीच में हुई जारी है। सुधाकर जी, पहले से ही नंद कुमार जो विधायक जी हैं उनके लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और अभी आप कह रहे हैं कि झड़प हुई है। क्या सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके की नहीं थी जिस वजह से इस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ? बिल्कुल बनाए रखने के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि पूरे जनपद में शांति व्यवस्था कायम है और अशांति फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस तरह से एक्शन या रिएक्शन किसी भी पार्टी का। जी, आप जो बता रहे हैं कि झड़प देखने को मिली है, क्या इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है या किसी की गिरफ्तारी हुई है? कोई एफआईआर भी दर्ज किया गया है किसी दोनों पक्षों की तरफ से? तो दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व विधायक नंद किशोर गुर्जर जी की तरफ से, भाजपा नेता की तरफ से जी एक एफआईआर असद अली मुखिया पर दर्ज कराई गई थी जी और जिसको लेके आज शायद उसी का परिणाम है झड़प देखने को मिली है, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते चले आ रहे थे और बयानबाजी भी की जा रही थी गलत तरीके से। तो क्या किसी को हिरासत में लिया गया है इस मामले में? हिरासत में किसी को पुलिस ने नहीं लिया है, दोनों को समझा बुझाकर मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया था। मतदाताओं में किस तरीके का रुझान नजर आ रहा है? किसके बीच टक्कर होती नजर आ रही है? कुछ नेताओं से हमारी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बदलाव भी जरूरी है कहीं ना कहीं और लगातार सुबह से यहाँ पर मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और नगर निकाय की सरकार बनानी है और चयन होना है, जिसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर 38 जिलों में लगातार दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाई रखी जा रही है। हालांकि अभी गाजियाबाद से हमने आपको बताया कि वहां थोड़ी सी छिटपुट संघर्ष देखने को मिला, हालांकि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है।
वहीं पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास देर रात एक और धमाका हुआ है। बीती रात अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास रात 12 से 12:30 के बीच धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमें मौके पर पहुंच गई। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास देर रात एक और धमाका हुआ। बीती रात अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास 12 साढ़े 12 के बीच में धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट की टीमें मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में ये तीसरी बार है जब स्वर्ण मंदिर के पास इस तरीके का धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गया है, मामले की जांच की जा रही है। ये भी खबर सामने आ रही है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये इस धमाके के पीछे की मंशा क्या है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहां पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। और एफएसएल टीम इज ऑन द स्पॉट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, इंसिडेंट का जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12:15 एंड 12:30 दिस अर्ली मॉर्निंग। वेदर ये पहले जैसा है इसको मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको कहा है कि वी आर नॉट श्योर, क्योंकि पीछे अंधेरा है वहां पे। आवर टीम इज देयर, एफएस टीम इज वर्किंग देयर, बट यस लाउड नॉइज डिड कम। वेदर इट वाज एन एक्सप्लोजन, वेदर इट इज सिमिलर और नॉट, ये मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा। हमारे को वहीं सुप्रीम कोर्ट 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़े की दो तरफा याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ महाराष्ट्र के उस राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार गठबंधन गिर गई थी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ इस मामले में फैसला सुनाएंगे। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। वहीं कर्नाटक में 10 तारीख के मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव की बात करते हुए कहा कि जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है और कर्नाटक पोल जो हुआ है उसमें मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की जनता नरेंद्र मोदी जी और विकास को जरूर चुनेगी। उस पार्टी और छोटी पार्टी छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास है और जो कर्नाटक में पोल हुआ है, मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और विकास को कर्नाटक की जनता जरूर चुनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और अब आगे सब कुछ पेटी में। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीआरडीओ को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पवन खेड़ा का कहना है कि उनकी पार्टी की पीढ़ियों ने डीआरडीओ बनाया है और संघ के लोग डीआरडीओ में आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी गा रहे हैं। 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई
मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। ये फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री कहें कि देखिए साहब, मैंने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि पाकिस्तान तक को डेटा जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है, सिर्फ दोस्ती में चला जाता है। एक महिला से दोस्ती हो गई, डेटा चला गया पाकिस्तान। कितना सस्ता हो गया डेटा मोदी जी के राज में। हो सकता है वो श्रेय ले लें, मजाक की बात नहीं है, ये उनकी स्टाइल है, हर चीज में श्रेय लेते हैं। तो इसमें श्रेय कौन लेगा? कुछ लोग हमें बताते हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं कि आपस में भी कुछ खींचातानी चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कभी शेरपुरिया पकड़ा गया, कभी किरण पटेल पकड़ा गया, तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक उनके कार्यालय की तरफ से भी शायद कोई दांव चला जा रहा है कि ये लो अब हमने एक संघी भी पकड़ के दिखा दिया। क्या चल रहा है इस देश में, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी क्या लड़ाई है, क्या खींचतान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देश को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे देश की संवेदनशील सूचनाएं मेरे दुश्मन देश को, पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हों, और एक संघी जो संघ से जुड़ा हुआ हो, 4 पीढ़ियों का जिससे संघ का रिश्ता हो, वो दे रहा हो, और कोई बात नहीं हो रही इस विषय में, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्क, वो पीढ़ी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीढ़ी जिन्होंने डीआरडीओ बनाया, और इनके संघ के वो लोग, चौथी पीढ़ी के लोग जो डीआरडीओ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगलबंदी गा रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं। ये व्यक्ति आकाश और अग्नि जैसे प्रोजेक्ट्स में द केरल स्टोरी फिल्म पर विवादों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्नी संग द केरल स्टोरी देखी। फिल्म देखने वालों में बीजेपी नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री धामी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी पर देश में जबरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है। एक धड़ा फिल्म में झूठे आंकड़ों को पेश करने का आरोप लगा रहा है। विरोधी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देते हुए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म का जिक्र कर राजनीतिक हमले किए। द केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए, और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है वो सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए, और लोग इससे बचें। और कहीं न
वह फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। वहां अभी एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या हुई है, उस पर तो ममता बनर्जी कुछ बोलती नहीं, लेकिन फिल्म को बैन कर रही हैं। खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक ही हुआ, उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ इस तरह का काम ना हो। वहीं भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। द केरल स्टोरी फिल्म का समर्थन करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि भोपाल में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। भोपाल सांसद ने कहा कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे देश में छिपे गद्दार हमारे युवक युवतियों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, साथ ही उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती। मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, पर जो सुना है, और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी, तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते हैं, हमने इसके पहले भी आपको। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मिशन 2024 से पहले नीतीश के लिए बड़ा झटका सामने आया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। नीतीश से अदावत के बाद जेडीयू छोड़ दी थी उन्होंने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच के कभी करीबी रहे थे आरसीपी सिंह और आज गुरुवार को बीजेपी में शामिल होंगे। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद लगातार आरसीपी सिंह के नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन चर्चा थी कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज इस पर मुहर भी लग जाएगी। तो बड़ी जानकारी, नीतीश के करीबी नेता रहे आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, 2024 के मिशन जो नीतीश कुमार की तरफ से चलाया जा रहा था उसको बड़ा झटका लगा है। आरसीपी सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश से अदावत के बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दी थी। वो लगातार तब से नीतीश कुमार पर हमलावर थे। ऐसी बातें चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज इस खबर पर मुहर भी लगती नजर आ रही है। आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं कन्नौज जिले के 8 निकायों में वोटिंग शुरू हो गई है। इस बार जिले में महिलाओं के लिए खासकर पिंक बूथ बनाए गए हैं। जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए 312 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस बार 2,57,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले के आला अधिकारी सुबह से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
तो कन्नौज में 312 पोलिंग बूथों पर मतदान चल रहा है। 2,57,000 से ज्यादा मतदाता जो है वो आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण का मतदान जो है निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 38 जिलों में मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। इसी बीच कन्नौज में भी मतदान चल रहा है। महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाया गया है। बूथों की सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि 312 पोलिंग बूथों पर कन्नौज में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस मतदान में 2,57,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो हिस्सा लेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो सुबह 7 बजे से ही लगातार पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लोग अपने मनपसंद मतदाता को चुनने के लिए पोलिंग बूथ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पोलिंग बूथ की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कन्नौज में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिला अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले के आला अधिकारी सुबह से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। विकास का मुद्दा, वोटर के मन में एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो भी विकास। किसी मुद्दे बने विकास। क्या लगता है पिंक बूथ पर किस तरह की सुविधा प्रशासन? बहुत अच्छी सुविधा है और एक आदर्श उपस्थित करता है। मतदाताओं को प्रेरित करता है पहले आकर पहले वोट का। आपने पहला वोट डाला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मतदान जब हुआ था तो हमने पहली बार भी पहले नंबर पे वोट कास्ट किया। विकास का मुद्दा, वोटर के मन में एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो भी विकास। किसी मुद्दे बने विकास। क्या लगता है पिंक बूथ पर किस तरह की सुविधा प्रशासन? बहुत अच्छी सुविधा है और एक आदर्श उपस्थित करता है। मतदाताओं को प्रेरित करता है पहले आकर पहले वोट का। आपने पहला वोट डाला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मतदान जब हुआ था तो हमने पहली बार भी पहले नंबर पे वोट कास्ट किया। विकास का मुद्दा, वोटर के मन में एक ही मुद्दा होना चाहिए। और वहीं कन्नौज से शिवा पटेल संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, कन्नौज में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोग आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर वोट डालने को लेकर सभा व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है। अभी तत्काल गोसाईगंज में नगर पालिका में सरोजनी देवी आर्या इंटर कॉलेज में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए मारपीट की है। जी, कौन प्रत्याशी है जिनके बीच जो है ये लड़ाई हुई है? किस पार्टी के ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं? जी, सपा प्रत्याशी है राजा सिंह जी उर्फ छोटे ठाकुर, जिनके साथ मारपीट हुई है भाजपा कार्यकर्ताओं की। जी, शिवा पटेल, क्या इस मामले में प्रशासन के अधिकारी जो है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि धारा 144 लागू है और इसके बावजूद इस तरीके की जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। प्रशासन मौके पर है, नायब तहसीलदार रामकुमार सरोज मौके पर है, वहीं कोतवाल तिवारी भी मौके पर है। जी शिवा, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, कार्यकर्ता और पार्टी समर्थकों के बीच, प्रत्याशी के बीच मारपीट की जो घटना आई है, इससे कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कमजोर नजर नहीं आती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मौके पर बीएसएफ और मिलिट्री फोर्स भी पहुंच गई है, वही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और बहुत ही तनाव का माहौल है। वही डीएम कुछ ही देर में मौके स्थल पर पहुंच रहे हैं। क्या किसी को पुलिस की तरफ से इस मामले में हिरासत में लिया गया है? जी, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही पुलिस गिरफ्तारी की बात कर रही है। जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है सपा कार्यकर्ताओं को। शिवा पटेल, मतदाताओं में किस तरीके का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है? अभी वर्तमान समय में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, अभी तक की किस तरीके के रुझान जो है वो मतदाताओं में नजर आ रहे हैं? लोगों में वोटिंग को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, आपको बता दें कन्नौज नगर पंचायत में 11.97% वोटिंग हुई है। वही छिबरामऊ में 12% और गोसाईगंज में 13% और तिरवा में 14% हो चुकी है। सिकंदरपुर में 13%, मंडल में 11% और में 14, सालिग्राम में 17%। जी
सिवा किन पार्टियों के बीच में जो है टक्कर आपको नजर आती है कन्नौज में वर्तमान समय में निकाय चुनाव में? जी, तिरवा में तो सिर्फ बच्चा और एक निर्दलीय चेयरमैन है जिनके साथ मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही सुपर कार्यकर्ताओं में आपस में ही मतभेद होने की वजह से वो टक्कर में नहीं समझ में आ रहे हैं। नागरिक में भी निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाए रहिए निकाय चुनाव को लेकर। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। वहीं मिर्जापुर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। जिले के 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के लिए हो रहे मतदान में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि जिले में 96 मतदान केंद्रों के 332 बूथों पर मतदान हो रहा है। 4 चेयरमैन 100 सभासद के लिए मतदान कराया जा रहा है। निकाय चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए 37 उम्मीदवार तो सभासद के लिए 526 प्रत्याशी मैदान में है। इसी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,86,780 मतदाता करेंगे। और वही निकाय चुनाव की अपडेट देने के लिए मिर्जापुर से संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, मिर्जापुर में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस समय निकाय चुनाव पे पोलिंग बूथ पर? यहाँ पे जो है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ के स्थानीय मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही अच्छे और बड़े लंबे कतारों में मतदाता यहाँ लाइन से मतदान दे रहे हैं। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर लगभग मैं 45-46 बूथों पर जाकर मैंने चेक किया है और देखा कि सभी वो लाइनें लगी थी। और चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, और यहाँ तक कि कुछ लोग बीमार भी थे और वो भी जो है स्ट्रेचर पे कोई जो है व्हील चेयर पर लाइन लगाकर अपने मत का मतदान कर रहे थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इतनी भयानक और तिलस्मी गर्मी चल रही है, धूप में लाइन लगाकर खड़े होकर अपने चेयरमैन और अपने सभासद का चयन करने के लिए अपने मतों का प्रयोग जो करना है, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि जो कल ही यहाँ पर उपचुनाव था, विधानसभा का उपचुनाव था जो है 96 विधानसभा सीट पर, वहीं पर काफी कम परसेंटेज में वोट हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक इक्का दुक्का लोग वहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन मिर्जापुर स्थानीय नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ सुबह से अच्छा खासा माहौल है, लोगों में उत्साह है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी के सभी लाइन लगा के क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान करने का कार्य कर रहे हैं। संतोष, कितनी % वोटिंग जो है अभी तक हो चुकी है? मिर्जापुर पूरे 3 पालिका पंचायत में, 1 नगर पंचायत में और 3 पालिका परिषद को मिलाकर पूरे जनपद का जो आया है स्कोर वो 16.2.5% आया है। और अभी तक जो है ताजा आंकड़ा है ये 11 बजे का 16% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है और अभी तक उसी सिलसिले में लगातार लाइन क्रमबद्ध लोग लगा के अपना मतदान दे रहे हैं। संतोष, किन नगर पालिकाओं में किन किन पार्टी के बीच मुकाबला जो है आपको कड़ा नजर आ रहा है, किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं? देखिए, यहाँ पे हर जगह की बात करें तो जो राजनीतिक दल अपने अपने सिंबल से अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करके लड़ाती है, लेकिन यहाँ पर विचित्र तरीके का जो है लड़ाई चल रही है। यहाँ पर चाहे वो अरौरा का नगर पालिका परिषद हो, चाहे वो मिर्जापुर का हो, चाहे वो चुनार का हो, चाहे वो कछुआ का हो, हर जगह जो है त्रिकोणीय लड़ाई के साथ साथ भाजपा के बागी प्रत्याशियों ने जो दमखम के साथ चुनाव लड़ा है वो राजनीतिक दलों का जो गणित है वो फेल कर दिया है। मिर्जापुर में बहुत प्राचीन समय से 40 वर्षों का राजनीतिक सफर मनोज श्रीवास्तव का था, जो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के बड़े चेहरों में उनका नाम आता था और उनको टिकट 2 बार से केवल दिलासा दी गई और इस बार टिकट काट देने से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर बागी प्रत्याशी बनकर मिर्जापुर में लड़े हैं और भाजपा की सारी गणित को जो है उन्होंने फेल कर दिया है। इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जो है मनोज श्रीवास्तव के बीच में, निर्दल प्रत्याशी के बीच में यहाँ पर काल ठोके लड़ाई चल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। निकाय चुनाव पर नजर बनाए रखिएगा। तो मिर्जापुर में भी मतदान जो है लगातार जारी है। वहीं बुलंदशहर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। 17 निकायों के लिए आज जिले के मतदान हो रहे हैं, जिसमें 7,11,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। इन 17 निकायों में 137 अध्यक्ष और 1,418 सभासद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मत पेटी में आज बंद होंगे उनके भाग्य। निकाय चुनाव शांतिपूर्वक कराए जाने की वजह से प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारा विकास करेंगे जिनको भी हमने वोटिंग किया है, और अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छे से नालियाँ वगैरह नहीं बन रही हैं वो बननी चाहिए, और जो मतलब गंदगी होती है वो तो साफ होनी चाहिए। पहले नहीं हुई थी, अब कर दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेनली जो है शहर का विकास हो और जो भी हमारे रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा अच्छा कैंडिडेट हो कि जिससे कि हमें आगे भी भविष्य में उसको वोट देने में हमें कोई तकलीफ ना हो। जिसको हमने वोट दिया वो बहुत ही विश्वसनीय है और शहर के मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, उनके लिए हमें वोट करना हमारे लिए एक गर्व की बात है। पुलिस व्यवस्थाएं कैसी है? पुलिस व्यवस्थाएं वैसे तो देखा जाए तो अगर केंद्र सरकार के अगर अनुसार देखें तो हम बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर तरीके से मतलब ये है कि अपनी बहन बेटी आराम से अपने शहर में कभी भी जा सकती है, आ सकती है। देखिए, मेनली जो है शहर का विकास। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। वहीं महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो महिलाएं भी अब अलग से जाकर पिंक बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 निकायों में 7 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुन रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन जो है सतर्क है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान फिलहाल अभी तक चल रहा है। 1-2 जगह से कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उसके बावजूद अभी तक जो है निकाय चुनाव के जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहे हैं। बुलंदशहर में भी 17 निकायों के लिए वोटिंग हो रही है। 7 लाख से ज्यादा मतदाता इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और बुलंदशहर से ज्यादा जानकारी के लिए निकाय चुनाव के इमरान खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, बुलंदशहर में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है सुबह से ही, क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, वोटिंग प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। 17 निकायों में नायक बनने के लिए मतदान मुकम्मल जारी है। 7,11,000 मतदाता आज वोट करेंगे। 17 निकायों में 137 अध्यक्ष और 1,418 सभासद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 7,11,000 लोग करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। इमरान, सुरक्षा के पोलिंग बूथ जो है, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? वहां पर आने वाले लोगों के लिए किन तरीकों की सुविधाएं जो है वो अरेंज की गई हैं? सुविधाएं जो विकलांग हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं और पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इमरान, क्या अभी तक कोई छिटपुट घटना जो है, संघर्ष की किसी तरीके की खबर जो है वो सामने आई है? अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। लगातार पुलिस अलर्ट है और लोगों से अपील की जा रही है कि शांति के साथ मतदान करें। इमरान, लगातार नजर जो है वो निकाय चुनाव पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुलंदशहर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।